नमस्कार, मैं एस के पांडे, हेड एंड फाउंडर सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, हम सभी लोग इसमें शरीक हैं और आज के इस खास दिन पर मैं आपके लिए बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेज आ रहे थे, बहुत दिनों से आ रहे थे कि सर बेहतर स्ट्रेटजी बताइए कि जुडिशियल एग्ज़ाम का या यूपीएससी का या एपीओ का कैसे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी स्टडी करते, ये जो मैंने हाथ से लिखा है इस लाइन को लिख के अपने स्टडी रूम पे या अपने स्टडी टेबल के पास या जहाँ कहीं भी आपको सुविधा हो और बिल्कुल आपके मेहनत का पसीना आपके माथे पर लिखी हुई किस्मत की लकीरों को मिटाकर एक नया इतिहास लिख सकता है। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तो कर्मणि। मतलब आपको कर्म करना है और सही दिशा में सही प्रयास हो तो सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सक्सेस बिकम्स गारंटीड। मैं एक अपने व्यक्तिगत विचारों से मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कर्म ही आपके हाथ में है। अच्छे कर्म होंगे तो भविष्य ज़रूर अच्छा होगा और सही कर्म सही समय पर सही दिशा में होना, इसी को हम लोग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और स्ट्रेटजी बहुत ही क्रूशियल होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, वो लोग लॉ ऑप्शन रखते हुए कंपटीशंस की कैसे तैयारी करें, ये आज ही के वीडियो में दोनों पार्ट है। ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट है कि आप मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकें। तो आइए पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं, जिनका सपना है जज बनना, तो उनके लिए देखिए आजकल जुडिशियल एग्ज़ाम अगर हम कंपेयर करें पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर्स की और थोड़ा बैक में, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 27 ईयर्स। इतने दिनों तक मैंने प्रैक्टिस भी किया टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। बहुत ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स से, हर तरह के स्टूडेंट से, टॉपर से भी और वैसे भी बहुत तरह के रैंकर से, बहुत सारे स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन होता रहा। एक लंबा अनुभव है और उस अनुभव के बेसिस पर देखिए आपकी स्ट्रेटजी आजकल जो है, स्टूडेंट्स एलएलबी में ये सोचकर एडमिशन लेते हैं कि बहुत सारे स्कोप्स हैं उनके पास, जुडिशरी का, एपीओ का, लॉ ऑफिसर का, रिसर्चर, बहुत सारे वैकेंसीज लॉ बेस्ड आते हैं। इन वैकेंसीज में नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। अगर वैकेंसीज की हम रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ और बाकी जो जनरल वैकेंसीज है अगर उनसे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर इसके कंसेप्ट, रीजनिंग को क्लैरिटी के साथ समझेंगे तो ये आज की डेट में लॉ से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, कंपटीशन क्लियर करना मुझे बहुत ही आसान लगता है। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मे बी
there may have been some institutional bias because I am a legal professional and with passage of time मुझे हो सकता है आसान लगता हो, लेकिन इनफैक्ट अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दी जाए तो हकीकत में लॉ से आसान है, चूँकि इसमें नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स कम होते हैं तो कंपटीशन जो है थोड़ा सा आसान होता है, बाकी अगर एग्ज़ाम्स की हम लोग तुलना करें तो आजकल एक रुझान है कि बच्चे लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं उसी दिशा में। तो पहला ये है कि आप अपनी तैयारी जितनी जल्द शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये पहला, टू बिगिन विथ वेल बिगन इज हाफ डन। आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू करें अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। दूसरा है कि गेटिंग इनटू सिलेबस। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। ये सिलेबस इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मार्केट में बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल है। तो आप सिलेबस ले लें, सिलेबस को देखें। 3 स्टेजेज में आपके एग्ज़ाम होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो सिलेबस मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे व्यक्तिगत विचार से आप सिर्फ पीटी की तैयारी करें, फिर उसके बाद मेंस की करें और फिर उसके बाद इंटरव्यू की करें, तो मैं इसे एक अच्छा अप्रोच नहीं मानता। आप अगर मेंस की तैयारी शुरू से ही करेंगे तो मेंस की तैयारी में अगर सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो एमसीक्यू बनने ही बनने हैं। सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे क्लैरिटी और कंसेप्चुअलिटी के साथ तो मेंस आपका अच्छा होगा ही होगा। और ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। तो ये रादर फॉल्टी स्ट्रेटजी है कि स्पेसिफिक केवल मेंस की तैयारी या पीटी की या इंटरव्यू की इस तरह से तैयारी करना, मैं इसको अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानता। मेरे विचार से यू बिगिन विथ प्रिपरेशन फॉर मेंस मीन्स सब्जेक्टिव आप तैयार करें, पूरे टॉपिक वाइज को तैयार करें। तो जैसे आपने सिलेबस ले लिया तो आप समझ गए कि कौन कौन से लॉ पेपर हैं। उन लॉ पेपर का आप एक लिस्ट बना लें। स्टेट टू स्टेट कुछ चेंजेज हैं। अब जैसे बिहार में आईपीसी सिलेबस में नहीं है लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। बिहार में एडमिन लॉ है, बाकी एडमिन लॉ किसी और स्टेट में नहीं है। तो आप जिस किसी एग्ज़ाम को एम कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। ये पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज कि आप उस एग्ज़ाम का जिसे एम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज बैक टू बैक जितना पॉसिबल हो सके, मार्केट में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आप ये मार्क करें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी में, मेंस में क्या उसका कैलकुलेशंस हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले कौन से टॉपिक से पूछा गया, अगले एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो यू शुड बी फैमिलियर एंड अवेयर विथ हाउ टू प्रोसीड विथ योर प्रिपरेशन। और जब ये दोनों एक्सरसाइज हो जाए आपकी, तो एक चीज़ मैं पर्सनली और आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक स्टेट पे फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फोकसिंग अपॉन ए सिंगल स्टेट, से आप हरियाणा, एमपी या बिहार, यूपी या 1-2 स्टेट फोकस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब अब जैसे किसी एक स्टेट में उस स्टेट की वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो अगर मान लीजिए कि आज आप तैयारी कर रहे हैं और 1 साल तक वैकेंसी है नहीं, तो पढ़ाई की स्पीड, पढ़ाई का जोश, जुनून वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो आप
एज मैनी स्टेट, मतलब टारगेट ये रखिए कि 2-4 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम आपको मिलता रहे। तो उससे क्या होगा, अगर मल्टी स्टेट की आप तैयारी करेंगे तो जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका, वो कॉमन सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता, वो काम आएगा ही आएगा। तो मेरे हिसाब से इंस्टीड ऑफ फोकसिंग अपॉन वन स्टेट, आप फोकस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट हो। अगर आपको ये लगे कि 2-4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो स्वाभाविक है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, एक फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती है। आप जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हमारे पास कोई जादुई तावीज़ नहीं है कि बगैर पढ़े किसी का एग्ज़ाम हो जाए, तो बगैर पढ़े किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से सफलता आपको मिलेगी। इसका और अगले स्टेज में कि आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, देखिए लॉ एक एंडलेस सब्जेक्ट है। आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, व्हाट एंड हाउ मच टू रीड, इस चीज़ की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट है और आप उसमें रिसर्च किए जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, तो उस आपके उस एफर्ट का, आपने जो इनपुट दिया उस रिसर्च में, उस स्टडी में, उस इनपुट का आउटपुट एग्जाम पर्पज से हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो ये एक बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है समटाइम्स। अगर आप इररिलेवेंट चीज़ें स्टडी करते जा रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई मे बी रॉन्ग एज ए टीचर, मुझे ये कहना कि ये पढ़ो, ये छोड़ दो, पढ़ो, ये छोड़ दो, मैं बड़ा दुविधा में हो जाता है ऐसी बातें बोलते हुए। बट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट कि कौन से टॉपिक रेलिवेंट हैं। अब कौन से टॉपिक रेलिवेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ें प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगी। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप खूब अच्छे से, खूब डिटेल में पढ़ें। तो आई वुड सजेस्ट एंड रादर आई वुड गो विथ दिस स्ट्रेटजी दैट कितना और क्या पढ़ें, मतलब जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे आप ज़रूर फोकस करें, अपना प्रयास जारी रखें। और देखिए, आपको एग्ज़ाम आपको खुद देना है। जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअलिटी, क्लैरिटी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मेमोराइज होनी चाहिए। अगर सिलेबस मेमोराइज नहीं है तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सिलेबस जितना बेहतरीन तरीके से आपका मेमोराइज होगा, रिजल्ट के उतने ही बेहतरीन चांस हों। तो इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी के दौरान अपना सेल्फ मेड नोट्स बनाते रहें, जो भी आपके पास रिसोर्स मटेरियल है। मैं आज के इस शुभ अवसर पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली आपको भरोसा दिलाना चाहता कि आपका सेल्फ मेड नोट हमारे CLC के नोट से भी बेहतरीन और इफ़ेक्टिव होंगे। बाकी की मैं खुद अपने, हम लोगों के भी नोट्स, स्टडी मटेरियल, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं। तो सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने अर्ली शुरुआत करी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो हर टॉपिक का आप सेल्फ मेड नोट्स बनाते चलें, उससे कम समय में आपका बेहतरीन से बेहतरीन रिवीजन हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट की तैयारी कैसे करना। अब हम लोग इस वीडियो में सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग।
तो देखिए, नंबर 1, मेंस आंसर राइटिंग के लिए मेरा एक प्रयास चल रहा है इस चैनल के मार्फत से। मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर मेंस आंसर राइटिंग से ही संबंधित एक चैनल बनाइए। तो ये चैनल आप लोगों की ही फरमाइश पे स्पेशली फॉर मेंस राइटिंग पर्पस से ही बनाया गया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में अभी तो हम लोगों ने नया ही चैनल बनाया है, अभी यूट्यूब के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है हम लोगों को। जितनी जानकारी है उस हिसाब से टारगेट है कि हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते रहना, उनको बताना, उनको समझाना, स्टूडेंट्स लोगों से शेयर करना। तो मेंस आंसर राइटिंग आप क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखेंगे तो क्या मार्क्स आएगा, कौन सा आंसर बेहतरीन होगा, कौन सा आंसर उतना बेहतरीन नहीं होगा, क्या आप लिखेंगे तो बैड आंसर होगा, क्या लिखेंगे तो गुड आंसर होगा, क्या लिखेंगे तो बेस्ट आंसर होगा। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग इस चैनल के माध्यम से चर्चाएं करते हैं। और साथ में मेंस आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अपने फ्री ग्रुप में हर रोज एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से पूछते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, उसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। आप वीडियोज देखें हम लोगों का, वीडियो को पॉज करके आप स्टडी मटेरियल और उन कंटेंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेंस आंसर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब से चैनल बना है तो अक्सर स्टूडेंट्स कॉल आती रहती हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करता है या टेक्स्ट करता, मुझे काफ़ी अच्छा लगता और मुझे काफ़ी खुशी होती कि मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकता। तो मेरे छोटे से प्रयास से अगर आपका भला होता है तो मेरे लिए मुझे काफ़ी खुशी होती है टू सर्व यू, टू हेल्प यू यंग पीपल। आप भी जब कभी एज ए लीगल प्रोफेशनल, जब कभी आपको एहसास हो या कोई आवश्यकता हो, जैसे आप एलएलबी कर रहे हैं या कर लिया, किसी भी तरह का लीगल हेल्प, आइदर इंटर्नशिप और एग्जाम और वॉट एवर लाइक दैट गाइडेंस, आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एंड असिस्ट यू। थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7/365। आप ज़रूर कॉल करें, कोई संकोच ना रखें। तो मेंस पर्पस से तो हम लोग चैनल चला ही रहा। आप वीडियोज को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। बीच बीच में मैं बहुत सारे टिप्स भी शेयर करते रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताते रहता। मैं जो क्लासेज होल्ड करता हूँ तो नेचुरल जो सिचुएशन के हिसाब से जो नेचुरल फ्लो में आता है वो रटा रटाया कभी आज तक, बचपन में से लेके आज तक मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। और लॉ रट्टा मारने की चीज़ ही नहीं है, रट्टा मार के आप लॉ को नहीं समझ सकते। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कंसेप्चुअलिटी, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए जब से चैनल बना है और हर 99% स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैं टॉपिक को जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ और उसका आंसर लिख नहीं पाता या बोल नहीं पाता। मेरे पास हर रोज बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। इस टॉपिक को जानता हूँ, समझता हूँ, खूब पढ़ा है, लेकिन बोल नहीं पाता, आंसर नहीं लिख पाता।
मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि आपने किस हिसाब से टॉपिक को पढ़ा, आपने किस हिसाब से टॉपिक को समझा, कि जानने और समझने के बाद भी आप 2 लाइन नहीं लिख सकते। या तो आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, शॉर्टकट अपनाया होगा, हवा हवाई करा होगा, 1 लाइन 2 लाइन तुक्काबाजी की होगी। तो जब हवा हवाई करेंगे और तुक्काबाजी करेंगे और शॉर्टकट का प्रयास करेंगे तो ये रिजल्ट होना तय है। मैं आप सबों से अपील करूंगा कि देखिए, जल्दबाजी में आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी से टॉपिक कभी नहीं तैयार होगा, ये नोट कर लीजिए। जल्दबाजी से आप तैयारी करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, टॉपिक देर से तैयार होगा और वो आपके किसी काम का नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम होती रहेगी। आप मेंस आंसर लिखते वक्त भूल जाएंगे, इंटरव्यू में पूछा गया कुछ, जवाब कुछ और दे देंगे, पीटी में आप सोचने लगे ये होगा, अच्छा रिस्क ले लेते हैं, वहाँ गलती करके आएंगे। तो मेरा आप सबों से अपील है कि देखिए, लॉ बहुत आसान है। लॉ के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, थिंकिंग और डिस्कशन। तो अगर थिंकिंग और डिस्कशन दोनों का फैसिलिटी, अगर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं आपके बैचमेट्स जूनियर्स सीनियर्स का, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्रुप फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें कि जैसे फॉर एग्जांपल अबेटमेंट, अभी आईपीसी के सीरीज में 1-2 पार्ट हमने पढ़ाया है अबेटमेंट। तो आप सोचें कि अबेटमेंट का लॉ ऐसा है, क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्या किसी भी तरह से क्राइम में जो पार्टिसिपेशन है पनिशेबल बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था? अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनटू क्राइम किसी भी लेवल का हो, इवन इफ इनडायरेक्ट है, इवन इफ इन रिमोट है, तो भी वो पनिशेबल होना चाहिए था। क्यों? कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनटू क्राइम ये क्राइम को प्रमोट और फैसिलिटेट करता है। तो जिसने जुर्म किया सिर्फ वही कसूरवार नहीं, जिन्होंने जुर्म करवाया वो भी उतने ही कसूरवार हैं। तो ये ज्वाइंट लेवल, तो ऐसे आप थिंकिंग करते हुए पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन के चांसेस कभी नहीं होंगे, आपका आंसर बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो देखिए, आपने टॉपिक पढ़ा समझा, लेकिन अगर आंसर आप नहीं लिख पाते तो उसका सिर्फ एक ही कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि वो कंसेप्चुअलिटी और अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई, और इसलिए ऐसे इशूज होते हैं। मैंने देखा है अक्सर जल्दबाजी और बगैर समझे टॉपिक को तो लिखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखें, कैसे लिखें, कहाँ से लिखें। तो ये तो आप थिंकिंग डिस्कस करते हुए पढ़ें। मेंस आंसर राइटिंग का जो सबसे ये है कि आप देखिए, मैं देखता हूँ बच्चे लोगों का, कि बच्चे लोग जो है लैंग्वेज स्टाइलिश, लीगल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज और ये सब बनाने के लिए लंबे लंबे सेंटेंस, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, हियर इन आफ्टर, एज इन, अंडर, देयरफॉर, अंडर द सर्कमस्टांसेज, तो ऐसे इस तरह के वर्डिंग, इन तरह के वर्डिंग को यूज करना बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए जिस तरह के लीगल लैंग्वेज है। लेकिन साथ में मेरी इस बात को आप ध्यान से सुना, आप एक फ्रेशर हैं, अगर शॉर्ट सेंटेंस में आप किसी चीज को 5 छोटे छोटे सेंटेंस में लिखें, अगर मान लीजिए ये थीम है और ये थीम को आप 5 स्मॉल सेंटेंसेज में लिखते हैं, तो आप फ्रेशर हैं
कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही, ये सारा कुछ आपके रडार में होगा। लेकिन लंबे सेंटेंसेज में लिखेंगे, अगर मैं भी आज की डेट में एग्जाम दूं और लंबे सेंटेंसेज में लिखूं तो मैं भी कहीं एग्जॉस्ट हो सकता, मेरे से भी गलतियां हो सकती। तो आप पहला कोशिश ये कीजिए कि एक आपको जो भी लिखना है छोटे छोटे सेंटेंस में आप लिखें, सिंपल सेंटेंस। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो देखिए हो ऐसा भी हो सकता है, आप खुद सोचिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी है, एक कॉपी उसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी हुई है, दूसरी कॉपी सिंपल सेंटेंस में लिखी हुई, तो एग्जामिनर के पर्पज से मार्किंग सिंपल सेंटेंस में अच्छा होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका वेग है, तो एग्जामिनर आपके वेग आंसर को रिसर्च करेगा और आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। आज के ज़माने में कोई इस धरती पे है जो बगैर मतलब का एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहता हो? आपने कॉम्प्लेक्स लहजे में लिख दिया, कुछ वेगनेस आ गई, तो एग्जामिनर उस वेगनेस में जाएगा। आप खुद सोचिए इन बातों। तो कंपटीशन का एक और भी बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप सारा इनपुट अगर सही से और सही तरीके से सीक्वेंस में आपने प्रेजेंट किया है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जिन्होंने पढ़ा समझा फिर भी आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो उनके लिए ये वरदान साबित होगा कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से लिखना शुरू करें। रोज़ आप एक नियम बनाएं कि घंटा 2 घंटा आपको लिखना है। आपका एग्ज़ाम 3-3 घंटे का होता है, 2-2 पेपर हो गए तो 6-6 घंटे रोज़। तो लिखने का आप हैबिट डेवलप करें। जज बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कभी हो सकता है आपका स्टेनो ना हो, जजमेंट आपको लिखना हो। कभी ऐसा भी हमने देखा है जजेज को कि एविडेंस जज अपनी हैंड राइटिंग में भी रिकॉर्ड करते कभी कभी, जब स्टेनो वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो रिमोट एरियाज में मैन पावर की हमेशा कमी रहती, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज में लिखना अगर शुरू करेंगे तो आपकी ये समस्या बहुत हद तक थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। आप ये करके देखिए। कोई भी इशू है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी की जो हम लोग बात करते हैं, तो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता है कि मेंस का क्वेश्चन अगर आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो कम से कम 2-3 बार पढ़ें। लॉ को अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार आपने लॉ को पढ़ लिया और कहानी ख़त्म, तो ये सबसे बड़ी गलती करेंगे। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप देखेंगे कि जजेज भी बेयर एक्ट निकाल के देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जजेज या एडवोकेट्स उन्होंने उस प्रोविज़न को नहीं पढ़ा है, पता न कितनी बार पढ़ा होगा उन्होंने। तो देखिए, as many times you read, so it is better and better. Clarity is more and more. तो आप ये कभी माइंड में ना रखें कि एक बार आपने पढ़ लिया डेट्स इट। तो इसलिए कम से कम मेंस का क्वेश्चन 2-3 बार आप ज़रूर पढ़ें। आंसरिंग के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी है कि इंट्रो आपका कैसा हो, मैं अपने चैनल में हर रोज़ बताता हूँ। आंसरिंग का कंटेंट कैसा हो वो भी मैं रोज़ डिस्कस करता। रीजनिंग आपकी किस तरीके की हो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती। केस लॉ आपको कैसे देना वो भी डिस्कस करता। आंसर का एंडिंग कैसे करें, कंक्लूजन लिखना है नहीं लिखना है, किस तरह का। तो ये एक क्वेश्चन का रोज़ एक्सरसाइज इस चैनल के मार्फत से। आज चूँकि 15 अगस्त है तो आज मैं इन जनरल टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा। कल से आज क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ग्रुप में ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो कल से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेंस आंसर राइटिंग के टिप्स हैं
और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि देखिए, आप मेंस में जब आंसर लिखने जाएं, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसके बारे में सोचें क्या क्या आपका बेहतरीन आंसर हो सकता, और उसके बाद जो की पॉइंट है उनको आप माइंड में सीक्वेंसिंग कर लें, या क्वेश्चन पेपर के साइड में कहीं कि ये पॉइंट पहले, ये पॉइंट पहले, ये पॉइंट। तो इस तरीके से आप बेहतरीन का बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट में कि देखिए, शॉर्टकट हमेशा हमेशा लॉन्ग कट ही होता रहा। शॉर्टकट के चक्कर में आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में और हवाई के चक्कर में ज़रा आप सोचिए, 2-4 नंबरों से आपका एग्ज़ाम मिस हो जाए तो आपकी बरसों की मेहनत सेकंडों में मिट्टी में मिल जाती है। तो चलिए, एनीवे, मेरे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छा लगा, जो सारी चीज़ें वो मैंने शेयर करी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा इन चीज़ों को, और अच्छी ना लगी हो, अगर आपका कोई और स्ट्रेटजी हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो हम लोगों के चैनल का पर्पस ही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट as a senior legal professional having 27 years of experience practice and teaching, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, फ्रेशर्स के लिए। और मेरा एक अपना, मैं सोचता हूँ कि यू कैन नॉट इंश्योर रूल ऑफ लॉ अनलेस यू एजुकेट द पीपल लीगली अवेयर। तो रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी स्मूथली इन्फोर्स्ड अनलेस यू मेक द पीपल लीगली अवेयर। तो अगर रूल ऑफ लॉ की बात आप करते हैं तो लोगों को लीगली अवेयर भी कराइए। और ख़ासकर मेरा भी एक फ़र्ज बनता है बीइंग ए सीनियर, कि जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अगर मैं उनके किसी काम आ सका तो दैट वुड ऑलवेज बी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और इंडिपेंडेंस डे के पावन अवसर पे मैं आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली आपको, जब कभी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप बेझिझक, आपको किसी भी तरह के हेल्प असिस्टेंस की ज़रूरत हो, आप बेझिझक मुझे कॉल करें। अगर इन केस मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हर नंबर पे कॉल बैक करता। मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। अगर मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया, आपका कहीं बिजी हो, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई शैल कॉल यू बैक। इस तरह की वीडियो मैं आगे थोड़े दिनों ऐसे इन जनरल टॉपिक पे वीडियो में आगे भी लेके आता रहूँगा। तो अगर अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों का सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी नॉन स्टॉप तरीके से। सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी मनोबल और हौसला बढ़ता रहेगा कि जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उनका प्यार हमें मिल रहा। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट।